नमस्कार। एनएसए 9 न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट में हम एक खास आदमी से, एक खास शख्सियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता से, एक पर्यावरणविद से, एक नेता से, एक ऐसे रहनुमा से भी मुलाकात करवाने वाले हैं जो जनता के साथ में रहकर जनता की पीड़ा समझता है और जनता की उसी पीड़ा को उसके समाधान के अंतिम छोर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद है, समाज में मौजूद हैं और आज हम आपका उन्हीं से तारुफ़ करवाएँगे, उनसे परिचय करवाएँगे। उससे पहले उनके बारे में बता दें कि वो एक बड़े अच्छे पर्यावरणविद हैं, एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों की जो भावना है, जनमानस से वो जुड़े हुए माने जाते हैं और हर वो समस्याओं को उस एकदम अंतिम पायदान के समाधान के मुद्दे पर लेके जाते हैं, जहाँ पे वो जो समस्या है, वो समाहित हो जाए समाधान के साथ में। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में आज स्टूडियो में मौजूद है सूरज सोनी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है एनएसए 9 न्यूज़ के आपका पॉडकास्ट बहुत-बहुत में। अभिनंदन। सूरज सोनी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक अच्छे पर्यावरणविद हैं, समाज के उत्थान के लिए समय-समय पर जागृति का काम करते हैं, जागरूकता का काम करते हैं और समाज को साथ लेकर समाज में यूँ कहूँगा कि सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं और साथ चलते-चलते हर व्यक्ति की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं और उस समस्या के समाधान में वो तभी तब तक लगे रहते हैं जब तक वो समाधान उस समस्या का होता नहीं है। संघ परिवार से आप जुड़े हुए हैं, कहाँ से आते हैं, क्या परवरिश है, क्या पारिवारिक स्थिति है और किस परिवार से हैं, ये सारी बातें हम बिल्कुल फॉर्मल तरीके से सूरज सोनी जी से ही जानेंगे और उन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को लेके चलता हूँ सीधे सूरज सोनी जी की ओर। सूरज जी एनएसए 9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले सूरज सोनी कौन है? देखिए, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आपने ये जो आपकी पत्रकारिता के लंबे अनुभव के बाद में आपने ये जो पारी शुरू की है और इसमें आपने जिस-जिस तरह के समाज से जुड़े हुए मुद्दों को छुआ है, विविध आयामों को लिया है और राजनीति और ये जो सब चीज़ें हैं, इसको एक प्लेटफ़ॉर्म पे आप लेकर के आए और एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे लाए हैं, जहाँ पे लोगों को पहचान मिलती है और हमारे जो दर्शक हैं, जो लोग देखते हैं, जो आमतौर पे हम ये बोल सकते हैं सीधी भाषा में कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जो श्रोता है, जो पाठक है, जो लगातार इससे जुड़े हुए हैं, उन तक जो जानकारियाँ पहुँचानी चाहिए, उस पहुँचाने का एक माध्यम आप बने हो, तो आपका अभिनंदन है। और जहाँ तक के सूरज सोनी की बात है, तो वैसे तो जो दुनिया में आया है सबका कुछ न कुछ नाम होता ही है, जी। लेकिन नाम के साथ में हम उस नाम के अनुरूप काम करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम आकर के हमारे सामान्य जीवन में और सामान्य जीवन को अपना जो गृहस्थ जीवन है उसमें अपने परिवार पालन के साथ साथ में अनेक ऐसे काम करें जिन कामों की करने की आवश्यकता समाज से अपेक्षा की जाती है और समाज हमसे अपेक्षा करता है, क्योंकि हम समाज का एक पार्ट है, एक अवयव है, तो वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। उसमें आप मुझे राजनेता कहेंगे तो भी एक माध्यम समाज सेवा का ही है, लेकिन मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट मानता हूँ जो प्रकृति के करीब है और समाज का जो हर वह वर्ग जो कहीं न कहीं इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर अपने आप को कहीं अकेला महसूस करता है, उनके सामने जब समस्या आती है, तो वो कहीं न कहीं घुटन महसूस कर रहा है और वो इस घुटन के चलते हुए कई बार ऐसा होता है ना कि वो परिवार जो इकाई है समाज की, उस परिवार की इकाई पे प्रभाव पड़ता है और उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि आज के समाज के अंदर आप ये देखिए कि वे तमाम बड़ी समस्याएँ जो बहुत ज़्यादा उनको हम ज़हरीली समस्याएँ बोलते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि आज युवा पीढ़ी जो है हमारी, वो गलत दिशा में जा रही है। चाहे वो नशा, ड्रग्स हो, चाहे वो पर्यावरण से दूर रह रहे हो, चाहे वो अपराध की ओर जा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा तो ऐसा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन में, अपराध में और सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, हमारा ढाँचा है, उससे दूर जा रही है। तो हम सबका दायित्व बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है दिव्य जी कि हम रोकें उनको, क्योंकि हम ये बहुत बड़ा सैलाब है, मानवीय संपदा है। आज का जो युवा है वो आने वाले देश का भविष्य डिसाइड करता है। ये आप निश्चित तौर पे मान के चलिए और ऐसे के अंदर जब हमारा वो भविष्य अपराधग्रस्त होगा,
अपराध बोध से ग्रसित होगा और नशे और इनकी आदतों में लिप्त रहेगा और डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। तो इसको रोकने का सबका दायित्व बनता है। मैंने अपना दायित्व समझा, सबको समझाने से पहले खुद समझे, मैंने समझा और मैं मेरे इस दायित्व को कोशिश करता हूँ कि भली-भाँति से और एक अच्छे से पूरा करूँ। बेसिकली कहाँ से आते हैं और कहाँ बेसिक मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? क्या पारिवारिक स्थिति रही और कहाँ जयपुर में आप किस तरीके से आए? थोड़ा विस देखिए, जन्म मेरा चूरू के पास में एक गांव में हुआ था और चूंकि मेरे पिताजी, उनका आर्मी बैकग्राउंड है, भारतीय सेना में थे और भारतीय सेना की टीम से वो खेलते थे लगातार। तो जब उनका जयपुर में स्थानांतरण हुआ तो 1984 में मेरा जयपुर में आना हुआ। मेरी पढ़ाई स्कूल की भी यहीं से हुई और कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई भी यहीं से हुई और उसके बाद में तो जयपुर के जो कल्चर एक्टिविटीज़ है जितनी भी होती थी उनमें मैं भाग लेता था, मुझे अच्छा लगता था शुरू से ही। तो चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे रहे हो, चाहे मैंने प्रयास किया था शुरू के अंदर और शुरुआती हमने थिएटर भी किया था कॉलेज के अंदर और उसके बाद में मैंने कॉलेज में एनसीसी ले ली थी। तो अच्छा। एनसीसी आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म होता है। तो एनआईसी कैंप होते थे पूरे देश के अंदर, भ्रमण होता था छात्रों का, हम भी जाते थे और उसमें पूरे देश की जो कल्चर है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एनसीसी के अंदर कि पूरे देश को देखने की, देश के लोग कैसे हैं, आज साउथ से आने वाले लोग हैं, उनका खान पान क्या है, उनकी कल्चर क्या है, आज जो जम्मू कश्मीर से आने वाले हैं, हमारे जो पूर्वांचल से आने वाले लोग हैं, उनकी कला संस्कृति, उनका खान पान, रहन सहन, उनकी बोली भाषा विचार, उन सब से मुझे जो है वो समीप से देखने का मुझे एक अवसर मिला। हुँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ एनसीसी के उस प्लेटफार्म से और उसमें युवाओं का सर्वांगीण विकास भी होता है, देश प्रेम की भावना भी जागती है और एक अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है, देश के प्रति कुछ कर गुजरने की जो है वो विचार वहीं से आते हैं। तो वो एक प्रारंभिक पाठशाला थी और उसके बाद में हमने तैयारी की कुछ कॉम्पिटिशन्स की, नहीं हो पाए। तो अब जो है समाज की सेवा के कुछ ऐसे माध्यम हमने चुने हैं, तो उनके द्वारा जो काम हम वहाँ करना चाह रहे थे, वो काम हम यहाँ कर रहे हैं। ये वाली बात तो सही है कि नियति को कुछ और ही मंज़ूर था, इसीलिए जो आपने कुछ तैयारियाँ की, उस तैयारियों में आप अगर सफल नहीं हो पाए, तो लेकिन नियति ने उससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोचा हुआ है। उस उसी लेकिन वो विचार कैसे पैदा हुआ एक मन में कि मैं समाज को सुधारने के लिए या सामाजिक कार्यकर्ता बनूँ या मैं पर्यावरण के नज़दीक रहूँ, पर्यावरण को मैं अच्छा बनाऊँ, उसकी नेचर की जो समस्याओं को उठाऊँ। आपने चूँकि मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ आपसे और मैंने आपको बहुत एक लंबे संघर्ष करते हुए देखा है, चाहे वो उद्योगों की बात हो, चाहे फैक्ट्रियों का रिसाव हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे वन्यजीव की बात हो या किसी भी समाज की बात हो या सामाजिक कार्य के समाज में किसी व्यक्ति की वेदना की बात हो, सरकार तक पहुँचाने की बात हो, उसके हक के लिए लड़ने की बात हो। तो ये जो एक विचार है कि मुझे इस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए अच्छा करना है, नेचर के लिए अच्छा करना है, तो ये ऐसा जो एक नेक विचार है, ये नेक विचार अपने मन में कैसे आया और वो शुरुआत कैसे हुई हमारी? देखो, मैं प्रारंभ की बात कहूँ जी। तो ये तो सृष्टि का नियम है कि पेड़ों से गिरने वाले जो बीज है वही नर्सरी का जो है वो उत्पादन करते हैं। हुँ, तो नर्सरी वहीं पल्लवित होती है हुँ। जहाँ पे पेड़ों से फल गिरते हैं हाँ, और फलों के साथ में उनके बीज गिरते हैं। हाँ। तो मेरे साथ भी यही हुआ। भाई, हम समाज हमारी एक पाठशाला है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल के अंदर अलग अलग पीरियड्स होते हैं। एसएसटी का पीरियड होता है, हुँ, उसमें हम एसएसटी की बातें करते हैं। मैथ्स का पीरियड होता है, उसमें हमारा जो दिमाग है, हुँ। हमारा चित्त मन, वो मैथ्स में रम जाता है। हाँ। और जब हिस्ट्री, सोशल स्टडी इनका जो पीरियड होता है तो हमारा चित्त मन वहाँ चला जाता है। तो ऐसे ही हम अपने आसपास की करीबी चीज़ों को देखते हैं और हमारी स्टैंडिंग जो पोजीशन होती है उससे हमारा जो व्यू पॉइंट होता है, हमारे जो देखने की एक की क्षमता और हमारी जो कैपेसिटी होती है, वहाँ तक हम देख पाते हैं। तो उन चीज़ों को हम अपना आदर्श मान के गोल सेट करते हैं। हुँ, तो मैंने तो ये जो पर्यावरण और ये जीव दया का है, जी। ये मेरे परिवार से मैंने देखा है कि मेरे दादाजी एक मटके के जो फूटे हुए मटके होते थे, उनको धीरे 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 दो टुकड़ों में बढ़ाते थे और दीवारों पे पत्थरों के सहारे से उनको स्थापित करके उनमें जल भरने का जो काम करते थे पक्षियों के लिए। और मैं देखता था कि दीवार के ऊपर जब मैं गांव में देखता था कि जब मेरे दादाजी पानी भर देते थे तो बहुत सारे वहाँ पे तोता है, मैना है, बया है, चिड़िया है, गोरैया है और ये तमाम जो जीव है
वो बड़े चाव से वहाँ पे आते और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देखना वहाँ पे। उनको डालते थे, दाने खाते थे, वो गीत से गाते थे। तो अपने आप एक जो बालमन होता है वो कुछ समझने की कोशिश करता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो कौतूहल था और लगन थी। उसके बाद में जब हम आर्मी क्वार्टर में रहते थे, तो मेरे पिताजी एक बार आम के छोटे-छोटे जो गुठलियों से पौधे उत्पन्न होते हैं, उनको ला कर के दूर से और क्वार्टर्स के आसपास में वो उनका पौधरोपण कर रहे थे। तो मेरी माँ ने कहा कि हम 3 साल इस क्वार्टर में रहेंगे हुँ, और इस आम के फल आएँगे 7-8 साल में, हुँ, तो आप क्यों ये मेहनत व्यर्थ कर रहे हो? तो मेरे पिताजी का जो जवाब था वो आज तक मेरे कानों में और मेरी आत्मा में गूँजता है, मैंने उसको अपनाया है। मेरे पिताजी ने कहा कि यदि आज से 8 साल पहले किसी ने यहाँ पे आम के पौधे लगाए होते, तो वो आम हम खा रहे होते, हमारे बच्चे खा रहे होते, हमारे आस-पास आने वाले पक्षी खा रहे होते और अड़ोसी-पड़ोसी भी खा रहे होते। तो काम समाज को करना होता है और समाज का काम सतत चलता है। हम तो केवल एक पार्ट है उसका। तो वो उनको मैंने देखा और मैंने भी इस काम को अपनाया। तो मुझे खुशी है कि मैं तो सपरिवार इस काम को करता हूँ। मेरी जो पीढ़ी है आज भी मेरे पिताजी मौजूद है, वो भी ये काम करेंगे। बरसात का मौसम आएगा, पौधे तैयार करते हैं और बाँटते हैं, लगाते हैं। मैं तो करता ही हूँ और मेरे भाई भी करते हैं। इसके अलावा मेरे परिवार में मेरे बच्चे हैं, हमारे जो छोटे भाई के छोटे बच्चे हैं, वो सब तमाम एक छोटी-सी गुड़िया है, पीहू, तो वो भी ये इसी काम में सब लगे हुए हैं। और धीरे-धीरे काफ़ी जो हमारे आस-पास जो रिश्तेदार हैं, हम सेलेक्ट करते हैं कि जो इन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जो जीवों से प्रेम करता है, जो वृक्षारोपण की बात करता है, जो ऑक्सीजन की बात करता है, जो पेड़ों को, पक्षियों को पालने की बातें करता है, तो हमारा सब्जेक्ट वही हो गया, कि एक रुचि का सब्जेक्ट हो गया। तो वो रिश्तेदार हमको, मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो पर्यावरण के नज़दीक होते हैं, जो जीवदया के अधिक नज़दीक होते हैं। सूरज जी, सबसे पहले मैं आपके परिवारजनों को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि इतनी अच्छी और परिष्कृत सोच के साथ में आपको इतने बढ़िया-बढ़िया, अच्छे-अच्छे संस्कार दिए, जिससे आने वाली भावी पीढ़ी का और भावी देश का विकास अच्छा हो सके और आपको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो संस्कार हैं, वो आप उनको बिल्कुल कटिबद्ध तरीके से, अच्छी तरीके से चला रहे हैं। अब हम पॉडकास्ट को जो एक अलग मोड़ पे लेके जाने वाले हैं, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ सच्चे और कुछ कड़वे और कुछ अलग तरह के अनुभव होंगे। सबसे पहले संघ पृष्ठभूमि से आप आते हैं, संघ से आपका ताल्लुक है, तो संघ से किस तरीके से जुड़ा हुआ आपका? जब हम स्कूल में थे, मुरलीपुरा में, तो स्कूल के पास ही जो हमारे कुछ बच्चे थे, हमारे साथ पढ़ने वाले, वो शाखा में जाते थे और मुझे भी उनको देख कर के, तब हम कबड्डी खेलते थे, हुँ, तो उनकी जो स्पीड स्टेमिना थी वो बड़ी भी थी। तो मैंने कहा, भाई तुम कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हो? हुँ, तो उन्होंने कहा, ट्रेनिंग लेनी है तो उठो सुबह हुँ, 5:30 बजे और चलते हैं। हुँ, तो पास ही शाखा लगती थी। हुँ, मैं वहाँ पे गया तो हुँ, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बच्चे भी थे, तो प्रौढ़ भी थे, जो 60 साल के आसपास की उम्र के थे हुँ, और सब कबड्डी खेल रहे थे और सब अच्छा दंड सबके हाथ में थे। हुँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा और रेस्पेक्ट दे के बात करते थे एक दूसरे को। हाँ, तो वो जो एक तरीका था, वो मुझे अच्छा लगा। 2-4 दिन में गया, उसके बाद में स्कूल जाना-आना थोड़ा-सा नहीं उठते थे, मोबाइल होते नहीं थे। हुँ, तो आप देखिए कि वो जो हमारे साथी स्वयंसेवक थे, वो बिना किसी उम्र की परवाह किए हुए और बिना किसी अपनेपन का एहसास लेते हुए घर पे आते थे, घंटी दरवाज़ा खटखटाते थे और चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब। आलस करते थे कि नहीं, 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 चलो, 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 चलो। तो लेकर के जाते थे एक अपनेपन से। तो एक अपनत्व का माहौल बना और ऐसा लगता था कि एक पूरा पारिवारिक जो है वो एक ये माहौल है और इसमें जाना चाहिए। तो उससे शारीरिक जो क्षमता है वो शरीर की बढ़ती थी और उसका परिणाम ये हुआ कि हम जो है स्कूल में कबड्डी खेलने लगे, तो हमारा सिलेक्शन हुआ। बैडमिंटन खेलने लगे तो खेल की जो गतिविधियां वो बढ़ी। हुँ, उसके साथ ही हमारा जो बात विचार होता है कि राष्ट्र प्रथम, हुँ, तो 1986 के अंदर शुरुआती जो दौर था मेरा वो देश के बारे में समझने का। हालांकि वैसे तो मैं एक फौजी परिवार में पैदा हुआ हूँ, हुँ, तो एक फौजी से बढ़ करके तो देश की जो है वो कीमत और सीमाओं की और इस माटी की कीमत कौन समझ सकता है, जो मेरे पिताजी को मैंने देखा है करीब से। लेकिन संग में हम जब गए
तो वही बात जो हमारे पिताजी के जो दोस्त थे सैनिक और वो जो ऑफिसर और उनके साथी आते थे, वो करते थे, उसी तरह की मातृभूमि और भारत माता और जय हिंद और ये सब चीज़ें मैंने वहाँ देखी। तो मुझे लगा कि ये तो वही चीज़ है जो हम घर में करते हैं, जी। और यहाँ हम सामूहिक रूप से करेंगे तो नेटवर्क बड़ा होगा। तो मेरा संघ से जुड़ा हुआ, संघ प्रवेश हुआ, और उसके बाद में जो है हमारी जो टोली थी, हुँ। वो हम हमारे मैंने जो काम मैं करता था वो मैंने बताए, वो हम सब पेड़ लगाना और ये सब चीज़ें हम करते थे। तो बेसिकली खेल-कूद से शारीरिक विकास हुआ, उसके बाद में बौद्धिक विकास हुआ और उसके बाद में अब राष्ट्र का विकास हो रहा है। इस तरीके से आपका संघ से हम्म। जो जुड़ाव माना जा सकता है। दूसरी बात उस समय के संघ में और आज के समय के संघ में क्या बदलाव आप देखते हैं और क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, आप ये देखिए कि आम का अगर पौधा है, उसकी वो जो शुरुआत है वो आम की गुठली से ही होती है। जी। आम से आम ही बनेंगे, बबूल से बबूल ही बनेंगे, नीम से नीम ही बनेंगे, और जामुन की गुठली से जामुन के पेड़ ही उत्पन्न होंगे। तो संघ तो ऐसा बीज है जो आज पल्लवित हुआ है पूरा संगठन, तो वो संस्कार से ही तो हुआ है। आज पूजनीय परम पूजनीय डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने और श्री परम पूजनीय गुरु जी ने जो संस्कार दिए हैं, जिन संस्कारों को लेकर के और संघ को सौंपे हैं, तो वही तो आज एक बड़ा वटवृक्ष रूपी पेड़ खड़ा हुआ है पूरे देश के अंदर। लेकिन ये जरूर है कि ये जो संघर्ष था, ये लंबा संघर्ष था, परिस्थितियां उस समय प्रतिकूल थी, हुँ। विषम परिस्थितियां थी, और अब धीरे 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 जो है संघ के बारे में बताने में और संघ के प्लेटफार्म को बढ़ने में कोई रोक नहीं पा रहा है, और हर आदमी जो है वो आकर्षित हो रहा है विचारों से, और जब देखता है परिणाम भी कि भी ठीक है, संघ में जाने वाले लोग कैसे होते हैं, तो हर आदमी ये उम्मीद करता है कि मेरे भी परिवार में संस्कार आए तो मेरा बेटा भी जुड़े। तो इस तरह का जो आज माहौल है वो उस समय नहीं था। हमने गुरु जी को देखा नहीं, हमने परम पूजनीय डॉक्टर साहब को देखा नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है और उस पढ़ाई में हमने ये पाया है कि उस समय की विकट परिस्थितियों में संघ को इस तरीके से विस्तार देना और देश भर के अंदर खड़ा कर देना। आप देखिए 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, विश्व का कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो अपने पूरे 100 साल शुरुआत के करके और नितांत अपने कामों में अपने संस्कारों को पल्लवित करके संप्रेषित करे समाज के अंदर, और समाज भी उसको हाथों हाथ ले, और एक राष्ट्र का निर्माण ऐसा हो कि जिसके अंदर लोगों को देश से प्रेम हो, लोगों को अपने धर्म से प्रेम हो, लोगों को मातृभूमि से प्रेम हो। तो ये संघ में ही संभव हो सकता है। तो आज ऐसा कोई बदलाव तो नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी और समय के साथ में आप ये देखिए, हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी एक जमाने का एक नया आविष्कार है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह केवल रेडियो में ही समाचार सुनते थे, और उसको भी लेकर के एक आदमी के पास होता था, वो 10 सुनते थे। रेडियो में जो कमेंट्री आती थी, जब रामायण का युग चल रहा था, सीरियल आता था, तो दूरदर्शन के अंदर वो कैसा टीवी था, गोल भी नहीं था, वो तो बिल्कुल चपटा टीवी आता था। एंटीना 3 मंजिल ऊपर लगाते थे पेड़ पे, या 3 मंजिल के ऊपर कहीं लगा और करके। आवाज़ लगा के बोलते थे बोले देख आया क्या? ऐसे। और एक ही घर में, मोहल्ले में बड़ी मुश्किल से एक मोहल्ले में एक टीवी होता था। कई बार तो चार चार मोहल्लों के बीच में एक टेलीविजन होता था किसी के घर में, और सब बच्चे नहा धो करके, और जिसके घर में टीवी होता था उनकी शर्त ये होती थी कि बिना नहाए हुए किसी को नहीं आने देंगे, बच्चों को। हाँ। तो हम सब बच्चे भी नहा धो करके जाके रामायण के सामने बैठते थे, और आज हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो ऐसे ही संघ की जो यात्रा है, 100 वर्ष की यात्रा है, इसमें शुरू के अंदर हुँ। जो विकट परिस्थितियों के अंदर साका लगाना भी बहुत मुश्किल काम था। फिर इतना जो है वो नेटवर्किंग, इन साधनों का, संचार साधनों का अभाव था। आज संचार साधनों का अभाव है, लोगों के पास में जो है वो हर चीज़ के लोग साधन संपन्न है। हुँ। तो ये जो विस्तार है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अभी परेशानियां नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण मैंने कहा कि इसके मूल में संस्कार है, समाज है, राष्ट्र है, और राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना है, और उन लोगों का जो समाज की एक यूनिट है, उनका सम्मान एक दूसरे के प्रति। आज भी आप देखिए, आप कह के बात करेंगे, भाई साहब कह के बात करेंगे, तो ये जो बोलने का तो एक तरीका है, वो आधार बनता है संस्कारों का। और तभी जो संघ है वो इतना पल्लवित हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। तो आज ये जो शाखाएं हैं ये फैल रही है, और समाज में जैसे पेड़ ऑक्सीजन देता है, ऐसे संघ रूपी जो वटवृक्ष है, ये भी अपने संस्कार दे रहा है, स्नेह दे रहा है, और लोगों में राष्ट्रभक्ति का निर्माण कर रहा है। लेकिन एक ऐसा पक्ष भी तो है जो कहीं न कहीं संघ को क्रिटिसाइज़ करता हुआ आया है, संघ पे उन्होंने
बैन लगाया है, उनकी सरकार में उन्होंने संघ के लोगों को प्रताड़ित भी किया था। मतलब कुछ अलग-अलग शब्दों के साथ में मैं वो यहाँ यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ शब्द भी दिए थे कि हाँ, इस तरह के ये व्यक्ति हैं। तो क्रिटिसाइज़ करने वाला पक्ष भी है, तो उनको क्या कहेंगे? क्या वो राष्ट्रप्रेमी नहीं है? देखिए, जब भारत में रहते हैं तो? परम पूज्य श्री गुरुजी ने कहा था कि आज कोई आदमी हमारी आलोचना कर रहा है, भले ही वो आलोचक हो, हुँ, लेकिन वो हमारे समाज का हिस्सा है और हम उस समाज को हमारा परिवार मानते हैं। वो हमारे देश का नागरिक है, तो हमारे समाज का हिस्सा है, तो वो हमसे भिन्न नहीं है। तो वो है चाहे कुछ कहे, आज वो इसलिए आलोचना कर रहा है कि उसकी समझ में संग नहीं आ रहा है, और जिस दिन संग उसकी समझ में आ गया हुँ, तो वो खुद आपके साथ मिलेगा। और मुझे खुशी है कि आज के 20-30 साल पहले जो लोग कट्टर आलोचक थे, जो संघ के विचारधारा के खिलाफ चलते थे, जो संघ के बारे में नैरेटिव फैलाते थे, जो संघ की आलोचना करते थे, आज वो लोग संघ के साथ में खड़े हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो संघ में भी आए हैं और उनमें भी संघ आ रहा है। तो ये दोनों बातें भिन्न होती है कि संघ में आ जाना और उन लोगों के अंदर व्यक्ति में संघ आ जाना। तो नहीं ये ये भी संस्कार है, ये आ रहे हैं। ये भी अलग चीज़ है, संघ में आ जाना और संघ में संग आ जाना। संघ में संग आ जाना, हाँ, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल, एक बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। पैरोडी है। दूसरी चीज़ फिर संघ के साथ में आपका जो जुड़ाव हुआ, जो आप पर्यावरण और प्रकृति के साथ में बहुत जुड़े। मुझे ध्यान है आप मेनका गांधी का जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन था है, उसके आप राजस्थान के प्रभारी भी थे और अच्छी ज़िम्मेदारी आपने उसमें निभाई। आज उस संगठन की क्या स्थिति है और फिर मेनका गांधी की स्थिति आज क्या है? देखिए, काम महत्वपूर्ण होता है, हुँ, संगठन और व्यक्ति बाद में होते हैं। आपको गौड़ साहब, अब मान लीजिए आपके मन के अंदर आपको गीत सुनना है और आपको भजन सुनना है, हुँ, तो जहाँ वो गीत और भजन की आवाज़ आएगी, हुँ। आप अपने आप स्वतः पूर्त वहाँ चले जाएँगे। जी। आप देखिए, जैसे श्री कृष्ण की जो बांसुरी बजती थी, हुँ, तो उससे न सिर्फ़ गोपियाँ आकर्षित होके वहाँ पहुँचती थी, बल्कि वो जो गायें थी, गाय माताएँ थी, हुँ, उन कामधेनुओं को भी वो उनकी ध्वनि थी, इतनी मधुर लगती थी कि वो दूर-दूर से गायें वहाँ पे आती थी, दौड़ती भी आती थी। तो ऐसे व्यक्ति है कि जिसको जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है वो वहाँ जाएगा, जिसको जिस चीज़ में आनंद आता है वो वहाँ जाएगा, जिसको जिस चीज़ में अपना भविष्य नज़र आता है, वो वहाँ पे जो है अर्जुन जैसे मछली की आँख में निशाना लगा रहता है, वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसा ही ये जो आपने बात कही है, ये बिल्कुल वैसी है कि जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी वो वहाँ पे जाएगा। मुझे पर्यावरण से हम जुड़े हुए थे और मेनका जी भी जीव दया के लिए काम कर रही थी, तो विचार आया कि ठीक है, आज हाथियों पे क्रूरता हो रही है, आज जो है ऊँट की बलि, राजस्थान में ऊँट की बलि दी जा रही थी। और मुझे बहुत वो एक मैंने देखा, एक दृश्य था जिसमें बहुत से लोग इकट्ठा होकर के, और ये टोंक जिले में ऊँट को बेदर्दी से काट रहे थे, जिंदा ऊँट को, और वो दृश्य देखा नहीं गया। मैं 4 दिन तक सो नहीं पाया, आप यकीन मानिए। उसके बाद में हमको लगा कि ये मेनका गांधी ने, कई बार हमने पढ़ा था कि ये हुँ। इन चीज़ों के लिए करती है। फिर लोगों ने कहा कि वो बहुत बड़े लेवल पे है, वो हाई प्रोफाइल महिला है, पॉलिटिशियन है, उनके पास में इतना समय नहीं कि आपसे बात करें। हमने पत्र लिखा और आप यकीन मानिए कि उन्होंने उस चीज़ को सब काम छोड़ते हुए प्राथमिकता में लिया, और तुरंत प्रभाव से हम, बाद में तो मैं भी एलएलबी करके वकील हो गया, लेकिन उस समय इतना समझ थी नहीं। मेनका जी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के ऊँट के बलि पे रोक लगाई, तो हमको अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कितना काम करूँगी, आप काम करिए। तो एक पूरी टीम, श्री बाबूलाल जी जाजू जो भीलवाड़ा के हैं, वो, और उन्होंने हमको जोड़ा, और हम जिद्दी साहब और हम कई लोग जो है उनके साथ में जुड़े, काम कर किया हमने, उनसे मिले, उनकी बातों को देखा। तो पीपल फॉर एनिमल्स है, तो काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे जा रहे हैं, जीवदया का काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो संघ में अपना संस्थान है पर्यावरण का, एक प्रकल्प है, तो उसमें मुझे श्रीमान अशोक जी के साथ में काम करने का मौका मिला, गोपाल जी के साथ में। तो हम जा करके हमारी जो टोली है, पेड़ भी लगा रहे हैं, और एक वृक्ष कथा जो अशोक जी करते हैं, वो बहुत अच्छा एक प्रकल्प जा रहा है। तो समाज में जाके, जैसे राम कथा होती है, जैसे रामायण होती है, जैसे भागवत होती है, ऐसे वृक्षों का महत्व बताते हुए वृक्ष कथा के आयोजन कर रहे हैं। तो उससे जब पेड़ लगाने के लिए हम बात करते हैं तो 10 में से 1 आदमी तैयार होता है, लेकिन जब वृक्ष कथा के माध्यम से पेड़ों का धार्मिक महत्व बताते हैं, पेड़ों का वैज्ञानिक महत्व बताते हैं, हुँ। पेड़ों का सामाजिक और आर्थिक महत्व बताते हैं, तो आप देखिए कि उसके बाद में लोगों का एकदम से रुझान बढ़ा है। और अभी जो पिछले साल, अभी जो सरकार ने जितने
4 करोड़ के आसपास पेड़ लगाए। उसमें लोग आगे निकल निकल करके और पेड़ लेने के लिए पहुंचे और लोगों ने पेड़ों को पाला है और इस पूरी बरसात के अंदर लोगों ने संरक्षण दिया है। तो एक अच्छा जो राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा पहल की है वृक्षारोपण की, उसमें समाज का बड़ा महत्व है और ये जो वृक्ष कथा है ये जगह जगह हम लोग कर रहे हैं। वो हाँ, जीव दया और अपनापन आपने बताई कि आप पीपल फॉर एनिमल्स से जुड़े। लेकिन उसी को बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अब कहूँगा, हाल फिलहाल जो अपन देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और न्यूज़ के माध्यम से आप भी बाखबर होंगे इन सब चीज़ों से, कि तेंदुआ है और जो बेसिकली सेंचुरीज है, वो सेंचुरीज से जो वन्य जीव है वो एक हमारी जगह पे आ रहा है, या वो जंगल छोड़ के रिहायशी इलाके में आ रहा है। अब इसके बारे में पूरा एकदम पूरा विस्तार से हमारी बात हुई है पहले, उस पूरी बात को आप यहाँ रख दो। कि इस विषय में ये बहुत गंभीर विषय है। प्रकृति, मानव का और वन्य जीवों का सहजीवन का अस्तित्व रहा है और ये आज से नहीं है, ये सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तो आप ये देखिए, महाभारत के ज़माने से पशु पक्षियों ने मानव के साथ में अपना साथ निभाया है। और मैं तो उससे और आगे जाऊंगा कि सतयुग के ज़माने से जब हम देवी देवताओं की कल्पना करते हैं, आज हम दीपावली मनाई हमने अभी तो दीपावली में हमने किन देवताओं का पूजा? हमने गणेश जी को पूजा। तो गणेश जी का वाहन मूषक है। गणेश जी का वाहन कोई स्कूटर नहीं है, कोई स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है। हमने लक्ष्मी माता की पूजा की और हम कल्पना करते हैं कि लक्ष्मी माता हमारे घर पे आ रही है। तो लक्ष्मी माता हेलीकॉप्टर में नहीं आती, उल्लू पे बैठ के आती है। तो उल्लू को संरक्षण देना एक मैसेज दिया उन्होंने। और कार्तिकेय भगवान आएंगे, कार्तिकेय की पूजा होती है तो वो मोर पे बैठ के आते हैं। तो ऐसे ही बेरू जी महाराज है, उनकी स्वान सवारी है, विष्णु की गरुड़ है और सरस्वती। भोलेनाथ का जो है वो नंदी होता है, सरस्वती मैया है। तो हंस। वो भी जो है हंस पे सवारी करके आती है, हंसारूढ़ होके आती है। तो ये तमाम जो संदेश है, ये सतयुग के ज़माने से इस कलयुग के अंदर हमारी इस पीढ़ी को है कि हम इनके द्वारा संरक्षित हुए हैं। तो आज हमारा फर्ज होता है, हमारा दायित्व बनता है कि इनको हम संरक्षण प्रदान करें, संरक्षित करें। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो विशेष तौर पे मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने में लगी हुई है, तो उनका ध्यान इनकी ओर जाता नहीं है। जो संदेश आगे से आते हैं उन्हीं को फैलाने में लगे रहते हैं। तो ये जीवदया महत्वपूर्ण है और इस सहजीवन का जो अस्तित्व है ये कहीं ना कहीं टूटता है। नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि जो एक जंगल में एक जो जंगली जीव है, वो उसकी एक सीमा है, वो वहाँ पे खुश है। जंगल जानवरों का ही है, ये माना जाता है। वन्य जीव है, वो पशु पक्षी वहाँ पे अपने वहाँ रहेंगे। लेकिन हाल फिलहाल के जो महीने 2 महीने में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि आप सरिस्का से भी लोग बाहर आ रहे हैं। वो उसका हमला, बाघ का हमला हो, चाहे शेर का हमला हो, चाहे वन्य अन्य वन्य जीवों का हमला हो। अभी कुछ दिनों पहले तो एक पैंथर है, वो यहाँ सिविल लाइन्स मंत्रियों के घर तक घुस गया। तो ये बेसिकली क्या वो भटक रहे हैं कि हम अंदर जा रहे हैं? नहीं, देखिए, भटक वह नहीं रहे, भटक हम रहे। कि आप ये देखिए, जो जंगल है ये किसके लिए है? ये मानव के लिए है सर। आज राजस्थान में आज़ादी के समय 48,000 वर्ग किलोमीटर के सघन वन के बड़े बड़े दिखाई देते थे। और आज वो जो है वो 2011 में मैंने अध्ययन किया था, तो उस समय घट करके 25,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास आ गए। तो ये क्या है? तो इन वनों का जो विस्तार है ये तो हो नहीं रहा, और जो काटे जा रहे हैं, वन क्षय हो रहा है। तो इनको रोकने की जो जिम्मेदारी हमारी होती है, हम पूरा नहीं कर रहे। जंगल आज इतनी में फोर्स लगी हुई है वन विभाग की, इसके डर से नहीं बच रहा है सर। जंगल बच रहा है, जंगल में शेर है, जंगल में तेंदुआ है, जंगल के अंदर जरक है। इस डर से ही जंगल बचे हुए हैं और इसलिए लोग जंगल में नहीं जाते थे। लेकिन अब रील और मोबाइल लेकर के नशे वाले जो लोग हैं वो जंगलों की ओर पलायन कर रहे हैं, जंगलों में चले जाते हैं। तो जंगलों में 4 तरह के हमले हो रहे हैं जंगली जानवरों के ऊपर। एक हमला तो हो रहा है शिकारियों का। जी। तो अब ये जो घटनाएं, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है कल ही इस विषय में, और मैंने उठाया है, मैंने बताया भी था। मैं आपके इस मंच पर भी बताना चाहूँगा कि 4 बड़ी बातें हैं जिससे जो है ये जानवर संकट में और ये बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपना आप कोई अपना घर नहीं छोड़ता। आप अपना घर छोड़ देंगे क्या? तो इनका तो घर है, सर्दियों में कभी भी बाहर नहीं आते हैं। गर्मियों में आमतौर पे पेयजल की किल्लत होती थी, तो इसके चलते वो पानी की तलाश में जानवर भटक करके जो वन्य जीव है वो शहरों की ओर आते थे। और हमारे यहाँ तो कहावत है, कभी निकलते नहीं थे।
गाँव के अंदर मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ, वहाँ पे तो लोग गाँव में आज भी कहते थे कि गादड़ा की मौत आवे तो वो गाँव का नहीं भागे। हुँ, यानी गाँव की तरफ, आबादी की तरफ जो वन्यजीव जाते हैं, तो वो उनका मौत पीछा करती है वहाँ पे। हुँ, तो नहीं जाते, वो जानते हैं इस चीज़ को, एहसास सब है, बोलते नहीं है वो, हुँ। लेकिन समझते सब हैं। लेकिन वहाँ उसके उनका जो शांति प्रिय आश्रय स्थल है, जंगल है, वहाँ हमने सफारियाँ चालू कर दी। ऐसा कोई पार्क अभयारण्य नहीं है, जहाँ पे हमने सफारी नहीं छोड़ रखी हो। और सफारी में कौन लोग जा रहे हैं? अनट्रेन्ड लोग, मोबाइल लेके जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, कोई समय तय नहीं है, लाइटें ले जा रहे हैं, वहाँ पे आग जला रहे हैं जंगल के हुँ। अंदर, गाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं, जानवरों के पीछे भाग रहे हैं, बस मैं तो सेल्फी लूँगा इसके साथ में। तो वो बेचारा अपनी जान बचा के भाग रहा है। दूसरा, वहाँ पे ये जो शिकारी गतिविधियाँ, देखिए कभी भी सर्दियों में इस दिसंबर के अंदर जानवर बाहर नहीं आते थे, ये पहली बार हुआ है। तो ये आश्चर्य एक मतलब हमको जो है ये चौंकाता है। और चौंकाता हो तो उसका कारण आप समझिए कि उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं, लोग छोटे जो जीव होते हैं जंगलों के अंदर, चाहे खरगोश है, तीतर है, कबूतर है, सेली है, हुँ, इनके शिकार की डिमांड होती है और शिकारी जंगलों में जा रहे हैं हुँ। उनको मारने के लिए। तो तो वो जाएँगे तो या तो गन होगी या उनके डंडे होंगे या टॉर्च होगी, बैटरियाँ होगी, तो उनसे आहत होकर के जानवर बाहर भागते हैं। और तीसरा एक बड़ा कारण है कि आज ये जो नशा और ड्रग्स चल रहा है, तो ये लोग जंगलों में जाकर के नशा करते हैं, आग जलाते हैं, तो जानवर विचलित होता है, बाहर भागता है। और चौथा जो कारण मैंने देखा है, वो ये है कि हम जंगलों के आस-पास में मानवीय दखल बढ़ रहा है। लोग अ, धरती माता को, वन भूमि को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। जिसका जंगल से लगता हुआ 100 गज का प्लाट है, उसने 2,000 का कर लिया है। जिसका नहीं प्लाट है, वहाँ लगातार आबादियाँ बढ़ती जा रही है। सरकारें मौन रही है और कोरोना काल के अंदर तो बहुत काम हुआ है। लेकिन अब मुझे खुशी है कि ये जो सरकार राजस्थान में आई है भजन लाल जी के नेतृत्व में, इसमें अफसरों को भागना पड़ रहा है। देख रहे हैं लगातार जा कर के, तो आबादी विस्तार तो जंगलों में रुका है। लेकिन ये जो मानवीय हस्तक्षेप है, ये जो है इस पे कहीं रोकथाम लग जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि जंगल के जानवर जंगल में रहेंगे, वो अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ते। और हमको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। हम बेवजह जंगलों में जाना बंद करें, और ताकि जानवर भी सुरक्षित रहे और हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित रहे। सूरज जी, आपने कहा कि जैसे जिस तरीके से अवैध गतिविधियाँ बढ़ रही है, मादक पदार्थों का सेवन है, नशा है, या दूसरी बातें कहें कि जिस तरीके से हमने आपने जैसे दूसरा जो पॉइंट बताया कि जो शिकारी वाला है, तो ये जो सारा काम राज्य स्तर पे कहीं न कहीं लोकल जिला प्रशासन की या राज्य प्रशासन की या जो रेंजर की है, जो विभाग की कार्रवाई होनी चाहिए ना, वहाँ पे उनके पास में समुचित व्यवस्था है, समुचित उनके पास में पूरी की पूरी एक टीम है। तो उस वो टीम क्या काम नहीं कर रही है या उनको पता नहीं है या कहीं न कहीं वो विभाग या वो राज्य या वो स्टेट या वो जो पूरी टीम है वो इन्वॉल्व है, क्या माना जाए इसको? क्योंकि बिना मिली-भगत के तो ये काम हो नहीं सकता, शिकार हो रहे हैं तो अगर जंगली जानवर के तो बिना रेंजर के या फॉरेस्ट ऑफिसर की नज़र में तो होगा नहीं क्योंकि वो वहाँ की लोकल अथॉरिटी है, तो वो लोकल अथॉरिटी को पास किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, आप देखिए ये तो सब जगह ही चलता है। आज पर्याप्त मात्रा में जो फॉरेस्ट है उसके पास में फ़ोर्स भी है, अमला मौजूद है, इनकी सुरक्षा करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कई बार पुराने विज्ञापन आपने देखे होंगे कि महँगाई और प्रतिस्पर्धा के युग में आप गारंटी की बात ना करें, उम्मीद ना करें। उम्मीद ना हाँ, करें। हाँ। तो ऐसे हाँ। आज ये जो युग है, इसमें भ्रष्टाचार और इतना जो है, ये शिष्टाचार में कन्वर्ट होता जा रहा है हुँ, कि इसमें आर्थिक युग के अंदर नीचे काम करने वाले मानवीय पक्ष होता है, हुँ, और वो कहीं न कहीं चाहे लापरवाही रही हो, चाहे भ्रष्टाचार रहा हो, और चाहे वो काम के प्रति उदासीनता रही हो, और चाहे वो जो है इन जीव-जंतुओं का जो महत्व है, इसको समझने में नाकाम रहे हो। तो क्योंकि आप देखिए कि ये जो जीव है गौड़ साहब, ये आज हमको साक्षात देखने में मिल रहे हैं। चाहे हम सफारी में जाएँ, चाहे ज़ू में जाएँ, हम देख सकते हैं आज भी चाहे तो। लेकिन ऐसा अगर चलता रहा धीरे-धीरे, तो ये जो प्रजातियाँ हैं, ये इतने तेज़ी से विलुप्त होती जा रही है, इस पॉल्यूशन वाले इसमें युग के अंदर, तो कि हमको आने वाले समय में सिर्फ़ किताबों में ही पढ़ाया जाएगा, किताबों में ही दिखाया जाएगा कि ऐसा जीव होता था। जैसे आज हम देखते हैं ना, हम जीवाश्म देखते हैं डायनासोर के, ऐसे देखने को मिलेंगे। तो हमारा सबका फ़र्ज़ है कि इस महत्व को समझें, और जो वन्य जीव है, वो भयंकर संक्रमण काल से गुज़र रहे हैं, त्रासदी से गुज़र रहे हैं। हमको इनका सपोर्ट करना चाहिए। और गलती से कोई आ भी गया मान लो पानी की तलाश में, कोई खाने की पीने की चीज़ की तलाश में, तो हम क्या उनको मार देंगे? अभी देखो आपने
एक जो है नारगढ़ अभयारण्य से पैंथर निकला था और किसी पे उसने चार्ज किया। चार्ज तो करता ही है, भी जानवर है, उस पे वो बचने के लिए करता है कि बाद में घेरा हो जाएगा तो उस समय वो तो जानवर था, उसने चार्ज किया, हमला किया। लेकिन वो जिन पे जिम्मेदारी समाज की है, जो बोल सकते हैं और अपने काम कर सकते हैं, जिनके हाथ पांव है, उन्होंने कितनी बेदर्दी से उसको मार दिया। उससे पहले 4 साल पहले सरिस्का में वहां पत्थरों से मार मार के एक बघेरे को घायल कर दिया, जो बाद में मर गया। उससे 3 महीने पहले आग का पेट्रोल डाल करके उसने जानवर मारे, एक महिला पे हमला किया। तो उसने किया, चलो ठीक है, लेकिन क्या उसको यूनिवर्सल राइट नहीं है जीने का? लोगों ने वहां जाकर के, कौन लोग थे, मैं तो ताज्जुब होता है मुझे कि आप चींटी को भी नहीं मारते, हम तो उस धर्म से आते हैं, और वहाँ लोगों ने जाकर के वहाँ पे पेट्रोल डाल के बड़ा जला दिया उसको। तो ये ऐसी जो घटनाएं समाज से, मैं अपील करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि इन बेजुबानों का सहारा बनिए। और ये हमारे दोस्त हैं, आज के नहीं है, मैंने बताया कि ये सतयुग के ज़माने से हमारे साथ सजीवन के अस्तित्व में रह रहे हैं। अपनी मर्यादाएं हमने बहुत छोड़ी है, तो कुछ इन्होंने भी छोड़ी है। कुछ हमारी गलतियां हैं, कुछ उनकी गलतियां हैं। वो नादान है, बेजुबान है, हम बोल पाते हैं, सक्षम है। तो हम इन चीज़ों के प्रति न जाएं कि हम उनको इतना क्रूरता करें उनके साथ में कि वो पीढ़ी विलुप्त हो जाए। हमको ये सोचना पड़ेगा। मुझे एक फ़िल्म याद आ रही है, हाथी मेरा साथी एक फ़िल्म हुआ करती थी, बहुत अच्छी मूवी थी जिसमें वन्य जीव के प्रति प्रेम को दिखाया गया था। उसमें भी ये यही बताया था कि जो एक जानवर की जो जान है वो इंसान से क्या सस्ती है क्या? जो बेसिकली हम जो इंसान हैं और जो जानवर की हम जान ले लिया करते हैं, तो क्या बेसिकली जानवर की जान सस्ती मानी जाए, या अगर जानवर मरने के बाद में महँगा हो जाता है, जिस तरीके से शिकारी की बात करूँ मैं, तस्करी पे आना चाह रहा हूँ कि तस्करी जिस तरीके से वन्य जीवों की तस्करी होती है, तो एक बड़ा कारण ये भी है कि उनको तस्करी के लिए भी मारा जाता है। चाहे वो उनके नाखून की बात हो या शरीर के बिल्कुल। अंग की बात हो या खाल की बात हो, कई तरह अलग-अलग प्रकार की कई तरह की चीज़ों की बात है। तो क्या वो मरने के बाद में वो जो इंसान है, वो जो जानवर है जिसकी जान सस्ती है, मरने के बाद में वही जानवर महँगा क्यों बिकता है? देखिए, ये तो एक कुछ किंवदंतियाँ है, और कुछ क्या है कि जैसे हमने आज धरती माता को बना दिया प्रॉपर्टी। जी। आप ये देखिए, जहाँ-जहाँ बघेरा आ रहा है, हम कहते हैं कि हमारे एरिया में इंक्रोचमेंट कर रहा है। आप सही मायने में देखेंगे तो पाएँगे कि आज जो शहर के आस-पास की हमारे जो छोटी सेंचुरीज़ है, हुँ, तो जो अभयारण्य मान लीजिए नाहरगढ़ अभयारण्य, तो उसमें विद्याधर नगर क्षेत्र है, वो कब बसा? 1981 के बाद में हुँ, फॉरेस्ट लैंड के अंदर जाकर के वहाँ पे बसाया गया उसको। विश्वकर्मा का रिको का इंडस्ट्रीज एरिया है, हुँ, कोई था ही नहीं वहाँ पे। वो भी 1975 से स्टार्ट हुआ। जो जितना विस्तार था उससे अधिक फॉरेस्ट में चला गया। वो तो दवे आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में 350 बीघा जमीन निकाली एनक्रोचमेंट में। तो उसमें आज बीड़ सफारी चल रही है, नहीं तो वो जगह भी आज आपको झुग्गी बस्तियां वहाँ पे मिलती। जैसे राजस्थान सरकार ने उस समय जो कार्यकाल था कांग्रेस शासन के अंदर, वो आप देखिए कि स्वर्ण जयंती पार्क के पास में जंगलों में जाकर के और क्वार्टर बना दिए, लोगों के मकान बना दिए। वो मकान भी 4 गुना हो गए आज वहाँ पे। तो कौन कर रहा है ये? हम अतिक्रमण कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपका ओटीएस है जालाना, मुझे याद आता है 1990 में हमारे जब कैंप लगते थे एनसीसी के, हुँ, तो ये जालाना की पहाड़ी में केवल दूरदर्शन हुआ करता था और हुँ। कोई ऑफिस नहीं था वहाँ पे बिल्कुल, आसपास के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। मालूम नगर का जो रोड है, सिंगल रोड था, उसके उधर कुछ था ही नहीं, पूरा जंगल था। लेकिन आज आप देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हर जगह अतिक्रमण, और हमने किए, मानव ने किए, उन्होंने नहीं किए। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, उन बेजुबानों की आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, सड़क से हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी तक हम जाते हैं, लड़ते हैं इनके लिए, तो बहुत से लोगों का आता है कि साहब आदमी नहीं रहेगा तो ये क्या काम करेंगे। तो फिर तो अच्छा है ना, सरकार से जो एक चुनाव के अंदर यही मुद्दा बनाए दोनों पार्टियां कि इनको नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, इतनी तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, वन विभाग का जो काम है वो भी खत्म हो जाएगा, विवाद और खत्म हो एक ही जाएगा। दिन में जंगलों को साफ करके सब जानवरों को मार के खा जाओ इनको, खत्म। तो ये जो सृष्टि का, आप देखिए कि ये जो फूड चेन है, सृष्टि के जो महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल, ये डगमगा जाएगी तो बिल्कुल। प्रलय आती है तभी भी। और हमने कोरोना के बाद भी इतना जो विनाश हुआ उसमें भी ये नहीं सीखा, तो फिर हमको कोई समझा भी नहीं सकता। प्रकृति बहुत करीब से हमें समझा के गई है, लेकिन अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भी प्रकृति ने हमको बताया कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरा मेरा पहला ये सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रशासन और अधिकारी क्या इन सब एन्क्रोचमेंट की बात करें या जो असंवैधानिक जो चीज़ें हैं या गलत जो गतिविधियाँ, उनमें क्या सरकार के अधिकारी और प्रशासन भी पूरी तरीके से लिप्त है? क्योंकि उनकी
बिना मिली-भगत के ये सब चीज़ें काम हो नहीं सकती। आपका क्या कहना है? देखिए, सत्य की आड़ में सत्य पनपता है और कई बार क्या है, दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है। तो फॉरेस्ट में आज राजस्थान का जो वन विभाग के अधिकारी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत ही जीवटता वाले डेडिकेटेड ईमानदार अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो कहीं जरा सा भी कुछ स्पेस होता है तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और दूसरी ओर आज राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री है, तो व्हील पावर और एक जो है डेडिकेटेड, उन्होंने जनता से जो वादा कर रखा है सुशासन का, तो उसमें वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब मैंने उन करीब से पता किया, तो वो तो खुद 12-12 घंटे घर पे मीटिंग लेना, ऑफिस में मीटिंग लेना, और एक छोटी सी चीज़ पे एक दिन को एक ट्वीट लगा जैसे मैं ट्रैफिक जाम को लेकर के, तो उसका प्रसंज्ञान मुख्यमंत्री आवास से लिया गया और शहर के अंदर तुरंत प्रभाव से कोई पत्रकार कोई खबर छाप देता है, उन खबरों का महत्व वो जानते हैं और उसके ऊपर क्रियान्वयन करते हैं उस चीज़ों का। तो ऐसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, धीरे धीरे आबादी भी बढ़ती जा रही है, तो वो कंट्रोल होगा। लेकिन इसमें आवश्यकता समाज की भी पड़ती है कि समाज में सब लोग मूक दर्शक ना बने, और इस व्यवस्था के अंदर समाज, सरकार तो बहुत छोटा सा पार्ट होती है समाज का, एक वैकल्पिक एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था के नाते सरकार काम करती है। लेकिन समाज विस्तृत है, समाज का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है काम करने का और सोचने का। तो ऐसे लोग आए, मैं विशेष तौर पे युवाओं से और बच्चों से आह्वान करता हूँ आज कि आप इन सब चीज़ों को बचाने में, इन सब चीज़ों को सहेजने में, उन सब चीज़ों को लेकर के और आने वाली पीढ़ियों को संप्रेषित करने में मदद करें। सरकार तो व्यवस्था करती है और हमें गर्व है कि आज राजस्थान में भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री है, जो इन छोटी छोटी बातों को भी इनका महत्व समझते हुए प्रसंज्ञान लेते हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीम बहुत शानदार है वन विभाग की। कहीं कुछ छोटे अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, तो वो कुछ वहाँ गड़बड़ हो रही है तो उनको मॉनिटरिंग करने का काम ही हम ही करेंगे। हम बताएंगे जा करके। आज हम 50 तरह के फोटो खींचते हैं, लेकिन इन चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है, ये दीमक नष्ट कर देगी। तो इन सबको सोच करके विषय को और सबको आगे आना चाहिए और इसका पार्ट बनना चाहिए। भजनलाल सरकार के 2 साल लगभग अब कंप्लीट होने को हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ये जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा एक सीएम के तौर पे, और राज्य की जो प्रगति है, उसको किस तरीके से, प्रगति और विकास को किस तरीके से देखा जाए पूरे 2 साल को देकर? देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ रखना चाहूँगा पहले, आपने जो प्रश्न पूछा उससे पहले, कि पृष्ठभूमि ये है कि भजनलाल जी एक सामान्य परिवार से, एक एक सामान्य बहुत छोटे कार्यकर्ता से रहे। गांव से एक कार्यकर्ता के रूप में आए, तो पहले तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि ये कहाँ से आ गए, और लोगों को ये लगा कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा ये भी हो कोई सकता है कोई क्या? ये कुछ ऐसा कुछ सपना चल रहा है, क्या चल हाँ, रहा है ये। हाँ, हाँ। लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों को लगा कि भाई ये तो खुद भजनलाल जी को नहीं मुख्यमंत्री पता था 2। मुख्यमंत्री बन गए हैं, हाँ, और ये इनसे कैसे संभलेगा। हाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो देखने की दृष्टि होती है दिव्य जी, वो ऊंचाई की बजाय नीचाई पे जाती है, और हम जो है नीचे की तरफ देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं। तो बहुत से अब राजनीति के अंदर देखो, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी जो बड़े चिंतक है और बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने एक बात कही थी बहुत पहले। शायद आप दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच वालों जी की बात जी कर जी, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एकात्म मानव अनुसंधान एकात्म विकास मानववाद प्रतिष्ठान का। का काम वो देखते हैं। जी। तो उन्होंने एक बहुत समय पहले एक बात कही थी कि हनुमान जी जब राम जी के साथ में रहे, हुँ, पूरे युद्ध में साथ में रहे, जंगल में साथ में रहे, लंका के जो पूरा का प्रकरण हुआ उसमें साथ में रहे, हुँ, तब उनकी निष्ठा पे किसी ने संदेह नहीं किया। लेकिन जब वो दरबार में आ जाते हैं और हुँ। राज दरबार में बैठते हैं राम जी के, तो उनको भी अपना सीना चीरना पड़ा, लोगों ने उनका भी जो है वो छाती से लहू निकला दिया। तो राजनीति वो चीज़ है। हुँ, तो जब भजनलाल जी पॉलिटिक्स में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, हुँ, तो उसके बाद में एक जो नैरेटिव फैला गया हुँ, कि इनसे नहीं संभल रहा, हुँ। इनसे नहीं संभल रहा, इनसे नहीं संभल रहा। और वो तो अभी भी ऐसा चल रहा कोई है बाज़ार छोटी सी में। ऐसी कोई मानवीय भूल कोई बोलने में होगी, हो जाती है सामान्य हुँ, परिवार में। भाई कोई आदमी रट के लाता है क्या? हुँ, जो चीज़ें सामने आ रही है, वो तो एकदम से देख करके उनको हैंडल किया जाता है। तो कोई छोटी सी बोलने में चीज़ें हो गई, उनको इतने बड़े रूप में फैला दिया गया, हुँ, इतने बड़े रूप में फैला दिया हुँ, गया कि साहब ये तो हुँ, फेल हो जाएँगे, ये नहीं सँभाल पाएँगे, ये नहीं हुँ, सँभाल पाएँगे। लेकिन 2 साल में भजनलाल जी ने दिखा दिया है कि ये जो हुँ। सब चीज़ें हैं, ये लोगों का साथ होता है और आदमी में कुछ कर गुज़रने की क्षमता होती है। तो आज का जो राजा है, वो मतपेटी से उत्पन्न होता है, ईवीएम से निकलता है, और वो लेकिन इरादे अच्छे हो, कई तो बार तो काम भी करते हैं। उस ईवीएम पे भी सवाल उठा दिए जाते हैं। अब वो तो देखिए नाचने जाने आंगन टेढ़ा।
आप कैसे भी ले आइए, वो तो हो गए जब बैलेट पेपर का दौर था और एक बड़ा सा पन्ना आता था अखबार के जितना, जी। उसमें ये हाथी घोड़ा, ये बैट का निशान, ये हाथ का निशान, ये कमल का निशान, यहाँ ठप्पा लगाइए आप। लालटेन, तो झाड़ू। उस समय भी हमने देखा है कि लोग पीपे लेकर के भाग जाते थे उन पेटियों को। तो ऐसे दृश्य भी आते थे। हाँ। तो भी चुनाव होता है और ईवीएम तो 2014 में थोड़ी हुआ है ये, हुँ, उससे पहले से था ये। हुँ, तो ये तो लोगों में होता ही है। और आप भी देखिए, अगर इतने, मैं तो आप इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ हुँ, कि अगर इतना होता हुँ, कि साहब 1 का 90 हो रहा है, हुँ, तो आज सड़कों पे बवाल नहीं आ गया होता। हुँ, लोग जो है इतने चुनाव दर चुनाव, चुनाव दर चुनाव, एक बस में देख लीजिए, हुँ, मैं एक बार दिल्ली से बस में वेट करके आ रहा था। हुँ, उस बस में 1-2 आदमी थे जिन्होंने मोदी जी के और इनके जो है खिलाफ बातें बोलनी शुरू की। हुँ। आप यकीन मानिए बस के 90% आदमी खिलाफ हो गए। मैंने ट्रेन में देखा है, कुंभ के अच्छा, मेले में हम ट्रेन में आए थे, अच्छा। तो ट्रेन में भी ऐसा माहौल है, हाँ। तो प्लेन में भी ऐसा माहौल है, तो हुँ, सड़क पे भी ऐसा माहौल है, हुँ, तो पान की थड़ी पे भी ऐसा ही माहौल है। तो हुँ। फिर ईवीएम बेचारी क्या करेगी? सारा दोष आपने ईवीएम में भर ओढ़ दिया। दिया। आप रामू पान वाला जिसके यहाँ पे 20 आदमी पान खाते हैं, हुँ, 20 में से 15 से बात कर लो, आप वो एक हुँ, तरफ जा रहे हैं, हुँ, कोई भी कारण रहा हो, हुँ, आप बस के अंदर बैठ के आ रहे हैं, तो आप असल में बेचारा बस चला रहा है, उस पूरी बस के अंदर है, हुँ, माहौल क्या है? तो आप उस पे नहीं जा रहे, आप जो है ट्रेन में हज़ारों लोग बैठ रहे हैं, उन पे नहीं जा रहे हुँ, और आपने दोष ईवीएम पे मढ़ दिए, ईवीएम की क्या गलती है? और आपके जो सब चीज़ें हैं, वो देश में देखो अच्छी हो रही है। आज सब लोग ये कह रहे हैं, कितना भी आज मोदी जी की या भजनलाल जी की बुराई कर लें, लोगों में मैंने बोलते हुए सुना है कि भई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्या देश में? कुछ अच्छा भी तो हो ही रहा है हुँ। यार, आप ऐसा क्यों करते हो? तो ऐसे बोलने वाले लोग भी निकल के आ रहे हैं। तो ये तो पूरा माहौल है और ये माहौल इसलिए है कि कुछ करके दिखाया। राजस्थान सरकार के 2 साल की उपलब्धि की अपन बात करें, हाँ, वो तो बताओ कि उसमें क्या-क्या मानना है, आप ये क्या-क्या माना देखिए जाए? कि आज जो केंद्र की योजनाएँ हैं, हाँ, जो जनता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है और जब योजनाएँ बनती है ना अब देश के अंदर, तो उसके अंदर वो लल्लन ठेकेदार को नहीं देखा जाता है कि ये कितना इसमें क्या करेगा। हुँ, उसके अंदर पर्दे के पीछे बैठे उन लोगों को नहीं देखा जा रहा है कि ये पैसा कहाँ लेकर के हुँ, जाएँगे। अब लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं और लोगों के जो काम और विकास है, उसको ध्यान में रख के योजनाएँ बनाई जा रही है और उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि एक छोटे स्तर से लेके ऊपर तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, हुँ, उसको एक तीसरी आँख देख रही है, जो कोई नहीं देख पा रहा है और उसको जो कुछ गड़बड़ होती है, तो थोड़ा बहुत समय लगता है लेकिन उसका जो है परिणाम भी आता है। तो ये हम सब जगह देख ही रहे हैं। लेकिन जो केंद्र की योजनाएँ हैं, उनको क्रियान्वयन करने में राजस्थान देखिए 11 जगह तो प्रथम स्थान पे चल रहा है, 5 जगह पे सेकंड स्थान पे चल रहा है। लगातार चाहे जल जीवन मिशन रहा हो, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र रहा हो, चाहे मातृत्व योजना रही हो, चाहे विश्वकर्मा पर पीएम योजना रही हो, हुँ, चाहे आज हमारे शहरी आधारभूत की योजनाएं रही हो और चाहे हमारी कृषि आधारित जो योजनाएं आ रही है लगातार एमएसएमई की आ रही है, तो उन सब के अंदर राजस्थान जो है आज प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ है और मुख्यमंत्री लगातार इन योजनाओं पे नज़र भी रखते हैं और इनके जो काम के तरीके हैं उस पर वो अपना हस्तक्षेप रखते हैं। और परिणाम ये है कि आज धीरे 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 का आप चारों तरफ देख लीजिए हमारे आसपास के अंदर किस तरीके से जो डेवलपमेंट चल रहा है और उसका जो है असर भी दिखाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेहनत का परिणाम है, पूरा टीम वर्क वो करके चलते हैं। तो ये जो है मुझे ये जो कार्यकाल है, ये उनका पसंद आया 2 साल का और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी राजस्थान जो अच्छे सोपान प्रगति के तय करेगा। देखिए अभी तो कई तरह की अफ़वाहें भी चल रही हैं कि भजन लाल जी और दिया कुमारी जी या बाकी मंत्रिमंडल की रीशफ़लिंग होगी या बदले जाएँगे। सीएस बदल ही चुके हैं राजस्थान के। देखिए बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया होती है और ये जब से पिछला जो 1 दशक निकला है, इसमें तो हमने देखा ही है कि कोई व्यक्ति जो है, वो संगठन से बड़ा नहीं होता और संगठन समाज से बड़ा नहीं होता है। हुँ, तो जहाँ ठीक लगता हो वहाँ पे करते भी हैं। लेकिन अभी ये जो देखने में आ रहा है कि अच्छा कामकाज का तरीका है, वो दिया कुमारी जी का बहुत बढ़िया है। संयोग से मैं उसी क्षेत्र से मैं निवास करता हूँ, आपकी जहाँ से विधायक भी हैं। दिया कुमारी जी की जो विधानसभा है मेरी विधायक है। तो मैंने बहुत नज़दीक से उनको काम करते हुए देखा है। शुरू में ये लगा था कि भई वो सिटी पैलेस में रही है और अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ उनको, 10 साल का ही तो राजनीतिक अनुभव है, तो क्या कैसे क्या कर पाएगी। लेकिन वो इतनी याददाश्त उनकी और काम के प्रति उनका समर्पण और अपनी चीज़ों को भूलती नहीं है वो। जहाँ जो चीज़ दिखती है उसको तुरंत करती है।
तो जिन बातों को हम सोच करके मैंने बहुत आंदोलन किया, आपको पता ही होगा। बिल्कुल, मैंने बहुत देखे हैं करीब से। विधानसभा विद्याधर के अलावा पूरे जयपुर में मैंने उन सब चीज़ों को लेकर के आंदोलन किए। अभी मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे कहा कि आजकल तो आपके जो झंडे हैं वो विरोध वाले वो कम दिखाई दे रहे हैं, क्या हुँ, बात है? तो हुँ, अब विरोध किस बात का करें? ये विकास के लिए विरोध करते थे, हुँ, कभी दादी के फाटक पे, किरनी के फाटक पे आप जो है पुलिया बना दीजिए, कभी सीवरेज लाइन डाल दीजिए, कभी हमारे जो ट्रांसफार्मर की दिक्कतें आती थी खनन वो की कर बात हो। लीजिए, खनन की आती थी, इनको लेके करते ही थे। हुँ, सड़कें नहीं बन रही, इसके लिए आंदोलन करते थे। भाई जनहित के लिए तो आंदोलन करते थे, और जब जनहित के काम हो रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम बेवजह हमारा जो है वो स्पेस घेरने के लिए अखबारों का, खुद की पब्लिसिटी करने के लिए थोड़ी आंदोलन करेंगे। हम तो जनहित में करते थे। और मैं तो आज भी मेरे निवास पे सुबह 6 से 12 बजे बैठता हूँ, जन सुनवाई चलती है, लगातार लोग आ रहे हैं। जो किसी की व्यक्तिगत ऐसी समस्याएं होती है, जो सार्वजनिक रूप से उनको हुँ, नुकसान होता है, तो उसके समाधान के लिए मैं भी काम करता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते। तो ये जय कुमार जी का अच्छा काम है, नो डाउट। साथ ही जो भजन लाल जी है, पूरे राजस्थान में आप देखिए कितना ही आदमी घूम रहा है, कितनी जगह जा रहे हैं, कितनी जगह जा करके योजनाओं को देख रहे हैं, एक एक छोटे से कार्यकर्ता से मिलते हैं। जन सुनवाई में पहले हम जाते थे तो एक लाइन लगती थी, बस वो एक लेटर लेकर के मुख्यमंत्री चलते रहते थे। और अब आप देखिए लोग बैठे हैं, आपने वो दृश्य देखा होगा कि लोग सोफा पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के जाते हैं, एक एक आदमी से बात करते हैं, अफसरों को निर्देश देते हैं, और फिर अगली जन सुनवाई में टाइम डिसाइड करते हैं कि 15 दिन बाद में इसका रिजल्ट क्या रहा। तो इतना बारीकी से देखना, मैं समझता हूँ जी कोई मुख्यमंत्री काम कर रहा है तो हमको उसका सहयोग ही करना चाहिए। लेकिन सूरज जी, अगर राज्य का विकास इतनी अच्छी तरीके से हो रहा है और राज्य का मुख्यमंत्री इतना सभी के साथ में सहज और सरल जुड़ाव के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम अंतः चुनाव क्यों हार गए? देखिए कई बार क्या होता है कि चुनाव के अंदर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब वे राम जी के साथ वनवास में रहे, हुँ। हनुमान जी, तो उनकी निष्ठा पे किसी ने संदेह नहीं किया। लेकिन जब लेकिन दरबार में आ बताना गए, देखो सूरज जी, ओरिजिनल बात है ना? दरबार में आ जाते हैं तो पॉलिटिक्स होती है। हाँ। तो क्षेत्र के अंदर मैं खुद भी वहाँ पे देख के आया था लोगों को बहुत करीब से। कुछ समस्याएं थी, और बड़ी समस्याएं जो थी वहाँ के जो पूर्व विधायक थे उनको लेकर के, लोगों को उनके व्यवहार को लेकर चीज़ें थी। धीरे धीरे वो बातें फैलती चली गई है, और लोगों को भी लगा कि भाई ठीक है, ये जो है दूसरे जो व्यक्ति जिनको टिकट मिला तो चुनाव जीते हैं, कुछ सिंपैथी उनके चुनाव हारने की भी लोगों के साथ में थी। हुँ। और ये कैंडिडेट भी नए थे, बिल्कुल नए कैंडिडेट थे, जमीन से लेकिन उठे वो हुए तो कार्यकर्ता थे। पार्टी ने सोचा होगा ना कि किसको कितना बड़ा मंथन तो किया होगा, सोचो। चुनाव में क्या है कि वसुंधरा राजे की सीट के अधिकार। चुनाव में सर केवल विकास नहीं चलता है। चुनाव के अंदर तो देखिए बहुत सारे समीकरण चलते हैं, उसमें जातीय समीकरण भी होते हैं, उसमें स्थानीय समीकरण भी होते हैं, उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है कि मैं तो वोट कर रहा हूँ, हुँ, अब वो कोई काम ऐसा होगा कि जो लीगल काम होगा वो आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन मैंने तो कह दिया मेरा तो ये काम होना चाहिए, चाहे लीगल या अनलीगल, हुँ। मैं अब नहीं कर रहा वोट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे रहे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, चुनाव तो लोकतंत्र की जीत होती है, एक जीतता है और एक हारता है। तो इस हार के अंदर अब की बार जो है, हार का जो है हार पहनना पड़ा है ये सरकार को और इनको। लेकिन लोगों का जो है रुझाव अच्छा था, और ये जो चुनाव हुआ, ये एक सरकार को भी समझने की आवश्यकता है कि कहीं कोई कमी रहती है तो उसको दूर करें। आज हमारे शरीर के अंदर धमनी और शिराएँ खून लेकर के जाती है, जिस हिस्से में नहीं पहुंच पाता है उस हिस्से में कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उसको दूर करता है। तो यहाँ तो डॉक्टर भी सरकार को ही बनना पड़ेगा, और समय रहते जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा, और चुनाव हारने के बाद में भी हुँ। अभी भी वो जो लोग आ रहे हैं, जन सुनवाई में मैं गया था ना, कुछ लोगों को लेकर के कुछ मुद्दे थे सोमवार को, तो अंता से भी लोग आए थे, तो उनका उतने ही प्यार से और आराम से उनका समाधान करते मुझे दिखाई दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ जीत हार चलती है, लेकिन राजस्थान का जो विकास है वो नहीं रुकना चाहिए, और वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एक बात इसके साथ में जुड़ के आती है कि जो प्रदेश में जो मंत्रिमंडल की जो रीशफ़लिंग की जो बातें चल रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हो? कि और मंत्रिमंडल अब रीशफ़ल होने की ज़रूरत ही क्यों है? अगर सरकार बढ़िया काम कर रही है तो? देखिए ये तो जो चीज़ सामने आएगी, जिस दिन जो है वो हम सैलून में जाते हैं तो भैया को कहते हैं, नाई भैया को, कि बाल कितने, वो तो कहावत है, बोला नाई नाई बाल बाल कितना, कितने बोला बार बाप जी बार आप सामने आ जाएंगे। सामने आ जावे। तो जो चीज़ें होगी वो तब की तब देखी जाएगी।
तो वो लगता होगा अभी मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार होता है, हुँ, मंत्रिमंडल में किस कार्यकर्ता को अवसर देना है, किसको नहीं देना, किसको कौन सा अवसर देना, काम करना। तो ये सब तो व्यवस्थाओं की दृष्टि से होता है, कहीं कोई चीज़ डेंट होती है। आप ये देखिए कि आप एक हम जो कोई काम कर रहे हैं, हम खेत में काम करते हैं, तो एक छोटा-सा हथौड़ा भी वहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, तो बड़ा-सा जो हल होता है, वो भी महत्वपूर्ण होता है। ट्रैक्टर में लगा हुआ जो सिंचाई के साधन है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो एक छोटा-सा नल में लगा हुआ पाइप भी महत्वपूर्ण है। तो इन सब को सहेजना, संजोना और इनका जो है संरक्षण करना और इस संरक्षण के द्वारा लोगों का काम करवाना, ये एक जो है सरकार का दायित्व होता है, सरकार अपना काम करेगी। सूरज जी, एक बहुत जब हम बात कर रहे थे अभी, तो आपने एक टॉपिक का एक ज़िक्र किया, अक्सर उस टॉपिक के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं और आपने उसका ज़िक्र किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूँगा कि आज के मेरे पॉडकास्ट में, हमारे पॉडकास्ट में इसका ज़िक्र हो, क्योंकि बेसिकली इस टर्मिनोलॉजी को ही बहुत लोग कम जानते हैं कि बेसिकली इस तरह की संस्थाएँ कौन हैं और ये संस्थाएँ काम कैसे करती हैं। लेकिन काम इनका एकदम अचूक और बिल्कुल खुफ़िया तरीके से होता है। एक टर्म है जियोपॉलिटिकल सिस्टम। ये बेसिकली क्या है? आप बताइए और ये किस तरीके से काम करता है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स में आज हमारे देश में बहुत से जानकार लोग बैठे हैं और ये आज का है भी नहीं। ये तो अगर आपने चंद्रकांता स्तंति देखी हो, पढ़ी हो उसके बारे में कभी और चाणक्य को पढ़ा हो, कौटिल्य को, तो आप पाएंगे कि ये तो बहुत पहले से इन सब चीज़ों पे नज़र होती थी। जब चाणक्य काम कर रहे थे भारत में, तो उनकी नज़र दूर बैठे हुए सिकंदर के क्रियाकलापों पे लगातार पैनी नज़र से देख रहे थे वो, कि सिकंदर क्या कर रहा है। एक बार अमात्य ने उनसे कहा हुँ, कि आज हमारे मगध में क्या हो रहा है, वो हुँ, महत्वपूर्ण है प्राथमिकता में या वो महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि हम मगध में ठीक बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे नज़र अगर हटी हमारी, तो 1 मिनट में शत्रु आज आ जाएगा हमारा, और वही हुआ। तो ये सब चीज़ें चलती है, तो इनके जो जानकार होते हैं, आज विश्व में जो वैश्विक स्तर पे जो घटनाएँ चल रही है, उस पे नज़र रखी जाती है, एजेंसियाँ अपना काम कर रही है, और जो जानकार लोग होते हैं, वो देखते हैं, हमारे जैसे लोग भी जो इनका आकलन करते हैं, विवेचन करते हैं, तो उसमें सब चीज़ें समझ में आती है। तो आज जो वैश्विक दृश्य है विश्व का पूरे का, वो इतना तेज़ी से घटनाएँ हो रही है। मेरी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो वो कह रही है, पापा किताब में क्या पढ़े हम, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, आईआर के बारे में हम क्या पढ़े, तुरंत इतना चेंज हो रहा है, इतनी जल्दी से डाइवर्ट हो रहा है सब चीज़ें। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स है, ये तो इतना घटनाएँ का तेज़ी से घटना, मैं समझता हूँ कि ये जो कालखंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या है, कल क्या है, आप विश्व की जो बात करें, वैश्विक जो दृश्य है, चाहे हमारे नज़दीक के आस-पास के पाकिस्तान, हुँ, अफ़गानिस्तान, चीन रहा हो, तो इनसे तो हमारा जो था समन्वय श्रीलंका से, केवल वहीं तक था। लेकिन आज जो एक महाशक्ति जिसको माना जा रहा है बहुत लंबे समय से, दूसरे विश्व युद्ध से ही, अमेरिका, तो उसकी जो नज़र है वो आस-पास टिक नहीं रही है, और वो जो भटकती हुई नज़रें हैं, वो कहीं यूक्रेन तक जा कर के और रूस और यूक्रेन युद्ध का कारण बन जाती है। उसमें पहले लड़ाई होती थी, हम देख रहे थे, हमने जो पढ़ा है आज तक की जो शीत युद्ध था, तो वो ब्लैक सी तक जाता था और ब्लैक सी के लिए लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन ब्लैक सी तो अब मुद्दा दूसरा हो गया, अब तो यूक्रेन और रूस जो है, वो इस बात में कि हम निकलें कैसे इस युद्ध से, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। आने वाला जो समय रहेगा जियोपॉलिटिकल सिस्टम की जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए तो भारत अपने आप को कहाँ होगा, या भारत के लिए ये कितना अच्छा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाएगा? देखिए, आज मैं आपको ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि आने वाले 20 से 22 वर्ष इस भारत का भाग्य और भविष्य तय करेंगे कि हुँ, हम किस ओर जाएँगे, क्या हम टिक पाएँगे, क्या हम उत्थान की ओर जाएँगे, क्या हम अभ्युदय के साथ में सुदृढ़ता प्राप्त करेंगे, या हमारा जो आधार है, हमारी जो सिविलाइज़ेशन है, वो उसको हम खो देंगे, नष्ट हो जाएँगे, क्योंकि विश्व की कोई भी सभ्यता इतनी लंबी टिक नहीं पाई है जितनी भारत की टिक रही है। तो ये और दूसरे देशों के लिए जो ताकतें बैठी हुई हैं वहाँ जा हुँ, कर के, हुँ, कई बार हम डीप स्टेट की बात भी करते हैं। तो ये जो डीप स्टेट है, यही तो है ये। तो ऐसी जो ताकतें होती है, वो रोकती है इस सभ्यता को अखंडता प्राप्त करने से, और इसको कहीं न कहीं खंडित करने का प्रयास लगातार करती जा रही है। ऐसी विश्व में शक्तियाँ बैठी हुई है, एजेंसियाँ सक्रिय है, जो रात और दिन इसी सोच में और इसी क्रियान्विति में लगी रहती है। तो भारत के लोगों को और भारत की सरकारों को ये तय करना है
कि इस भारत को हम किस दिशा में लेकर के जाए। अभी जो हाल की घटनाएं हैं वो बहुत छोटी घटनाएं नहीं है, जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद में हुआ। और आप ये देखिए कि एक ऐसा युद्ध एकदम से विश्व युद्ध हमारे गले में आ पड़ा था। वो तो सरकार ने अपनी सूझबूझ से और हमारी सेनाओं ने अपनी बहादुरी से एक बार शत्रुओं के दांत खंडित करते हुए और उनको एक लिमिट और एक जो है उनकी जो मर्यादा थी उसमें धकेल दिया। वरना एक बहुत बड़ा जो है वो एक वैश्विक एक खतरा उत्पन्न होने की स्थिति में आ गए थे। तो ये एक बड़ी घटनाएं जो है रही, लेकिन लगातार चल रही है। आज आप ये देखिए कि हमारा जो पड़ोसी, जिसको शत्रु देश हम मान रहे हैं उनकी हरकतों से, जो लगातार भारत में आतंकवाद आ रहा है, वो पोषित जरूर पाकिस्तान से, लेकिन उसको जो प्रेषित कर रहे हैं वो दूसरे देश कर रहे हैं, दूसरी ऐसी एजेंसियां विश्व की ताकतें वो कर रही है। और पाकिस्तान जो है वो उनकी बंदूकें अपने कंधे पर लेके हालात ये कर रहा है कि वो खुद खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान की आप मुझे बात करें पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि आप देखिए कि खैबर पख्तून, अभी इमरान खान की बहन जो है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान जी गई, हमने आज ही पढ़ा अखबार में, उसके साथ में खैबर पख्तून के मुख्यमंत्री गए। खुलेआम उन्होंने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उस पर आरोप लगाए और उसके खिलाफ ये कहा कि हम पूरा संसद को ठप कर देंगे। तो बड़ी घटना है कि उससे पहले आप ये देखिए कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो लगातार पाकिस्तान की सेनाओं से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। अघोषित रूप से एक बड़ा युद्ध वहाँ पे चल रहा है। सीमा की बात करें पाकिस्तान की, जो पश्चिमी सीमा है, उत्तरी सीमा है, अफगानिस्तान और जो ये जो पूरा देश है, वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वो लगातार हमले कर रहे हैं। और हमले को छोटे मोटे तलवारों से हमले नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बम वर्षा हो रही है। तो चारों तरफ से गिर चुका है। वैश्विक स्थिति देखें, उसकी आर्थिक स्थिति तो 2021 के बाद में 25% आबादी पाकिस्तान की गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। वहाँ पे लोगों के पास में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया भयंकर रूप से। तो सरकार के हालात नहीं है, उनके पास तो बस यही है कि ये बम पटाखे दिखाओ, चलाओ, लोगों को थोड़ा सा डरा के रखो ताकि और लंबा थोड़ा हम तो खींच एक जाए बात इसको। बताओ, जिस देश के पास में खाने के लिए निवाले नहीं है, उसके पास में डराने के लिए हथियार कहाँ से आ गए? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान तो एक डम्मी है, कि जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, हमने कहावत सुनी है। तो ऐसे ही जो पाकिस्तान है वो एक पुतला है, और उस पुतले के पीछे जो रिमोट है, उस रिमोट का एक बटन चाइना के पास है, एक बटन अमेरिका के पास में है, और एक बटन जो वहाँ बैठे हुए आतंकवादी अंदर बैठे हुए हैं। तो आतंकवादी भी वहाँ पे दो पार्ट में मैं देख रहा हूँ। एक पार्ट वह है जो सेना के अंदर उग्र लोग हैं, जो ऐसे लोग घुस गए हैं पाकिस्तान की सेना में भी, उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, खुद के परिवार से और खुद की फंडिंग से मतलब है। उनके खुद के परिवार तो दूसरे देशों में उन्होंने भेज दिए हैं। तो ऐसे लोग सेना में। दूसरा जो संगठित वहाँ पे आतंकवाद है, तो उन सब आतंकवादियों को डायरेक्ट डील है सर। उनकी डायरेक्ट डील जर्मनी से हथियारों की, उनकी डायरेक्ट डील जो है चाइना से, उनकी डायरेक्ट डील अमेरिका से। अभी पाकिस्तान का जो वहाँ पे सेनाध्यक्ष है वो वहाँ पे लंच कर रहा था अमेरिका में बैठ करके। बिल्कुल, वो तो आए थे यानी डायरेक्ट फुटेज। डील हो रही है। तो और विश्व के जो देश है वो आंखें मूंद के मूक दर्शक बैठे हुए, यूएनओ बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठा हुआ है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये 20-22 साल महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आह्वान करूंगा कि देश के युवाओं को देश के साथ में रहना चाहिए, मातृभूमि का महत्व समझना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है इसका हम यूज करें। हम जो व्यर्थ का समय गंवा रहे हैं ना आज रीलों को स्क्रॉल करने के अंदर, तो इससे दूर हटे। और हमारे आसपास में जो मैंने शुरुआत में कहा कि समाज सेवा क्या है, यही है कि हमारा शरीर का एक पार्ट काम करना बंद कर रहा है, तो वो अंतिम विकल्प है उसको काट के फेंक देना। उससे पहले हम जितना उपाय कर सकते हैं उसको बचाने का हमको करना चाहिए। आज हमारे जो भाई नशे की जद में, जो डिप्रेशन की जद में, जो आज क्राइम की जद में है, उनको हमको संभालना होगा, हमारे साथ लेना होगा और इस देश को आगे बढ़ाना होगा। यही समाज सेवा है, और यही सबसे बड़ा जो है देश के लिए सोचने का वक्त है। हम किस दिशा की ओर जाएंगे ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे ये हम सबको तय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही गहरी और बहुत ही अच्छी-सी बातें आज के पॉडकास्ट में सूरज सोनी जी ने बताई, लेकिन उनका जो कहने का पूरे बात का मर्म यही रहा कि हमें सोशल मीडिया के बजाय समाज के साथ में चलना चाहिए, तभी देश और समाज दोनों विकसित होगा।
नशे की लत से युवाओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि युवा जो कि आने वाले देश का भविष्य है। और जैसा कि सूरज सोनी जी ने बताया कि यही भविष्य अगले 10 से 20 सालों का भारत का भविष्य भी तय करेगा, और तभी भारत विश्व गुरु के साथ में विकसित भारत और एकदम बिल्कुल मजबूत भारत के रूप में उभर के सामने आएगा। तो इस तरह की बातों के लिए हम आगे की पॉडकास्ट को और भी लेते आते रहेंगे, और आपको अगले पॉडकास्ट में कुछ नए मुद्दों पर और कुछ नए बिंदुओं पर अच्छी जानकारी दोबारा देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।